हेलो क्लास, हम लोग सबसे पहला अपना केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका सबसे पहले तो उस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले बिफोर डैट हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो केमिस्ट्री हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे रोज़ के लाइफ स्टाइल में, हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, सप्लाई ऑफ फूड। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, सप्लाई ऑफ फूड। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो हमारे पास, हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम लोग को क्या करना है, उनके फूड डिमांड को पूरा करना है। अब पॉपुलेशन तो ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि पॉपुलेशन के ग्रो करने के साथ साथ क्या हो जा रहा है, हमारा ज़मीन का एरिया बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दिन ब दिन हमारी पृथ्वी जो है वो बड़ी होती जा रही है। आज हमारे पास इतना ज़मीन था तो कल हमारा ज़मीन इतना से इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और ग्रोइंग पॉपुलेशन को, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन को फूड डिमांड को पूरा करना है, तो फूड डिमांड को पूरा करना है तो यहाँ पर जो हमारे पास जो लैंड है, जो पहले भी उतना ही था आज भी उतनी है। लैंड हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। इस सेम एरिया ऑफ लैंड से, इस सेम वैल्यू ऑफ लैंड से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सेम अमाउंट ऑफ लैंड से, सेम एरिया ऑफ लैंड से हम क्या करना चाहते हैं, हमारा प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना चाहते हैं। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन था, उस 1 एकड़ जमीन से पहले हम 1 टन की खेती करते थे, तो अब पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो उसके ग्रोथ के साथ साथ हम लोग को उसके फूड डिमांड को पूरा करके देना है। तो हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा और ज़्यादा हम क्या करने की कोशिश करेंगे, क्रॉप्स के प्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर केमिस्ट्री निकल करके आता है। केमिस्ट्री हमारे यहाँ, हमारे पास इसमें क्या करता है, ये हमारे लिए बहुत अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स बना के देता है। ठीक है, केमिस्ट्री से, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हम क्या कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हम क्या कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया और सोडियम नाइट्रेट हो गया, ईटीसी। ये सारे जो हमारे कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्या करता है, ये सोइल की फर्टिलिटी को, ये फर्टिलाइजर्स जो हमारे होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं यानी कि सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे क्रॉप का प्रोडक्शन के वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन सेम अमाउंट से क्या हो गया, बढ़ गया। या फिर इसी सप्लाई ऑफ फूड के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन भी याद होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर क्या किया गया था, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री के ही मदद से हमने क्या किया था, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स बनाए थे। क्या बनाए थे, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड बनाए थे, जिसके वजह से क्या हुआ था, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। इसमें क्या हुआ था, जो प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप्स थे वो क्या हो गए थे, बहुत ही रैपिडली इंक्रीज शो किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिस्ट्री हमारा सप्लाई ऑफ फूड डिमांड में मदद करता है। फर्टिलाइजर्स बनाता है, फर्टिलाइजर से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। फर्टिलिटी इंक्रीज करा करके फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें में, और खेती में, एग्रीकल्चर में, सप्लाई ऑफ फूड में ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो सोइल है, तो सोइल बिफोर कल्टीवेशन, बिफोर एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले सोइल को क्या करते हैं, सोइल को टेस्ट किया जाता है ना, कि सोइल बेसिक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए। तो अगर दोनों ही कंडीशन बन करके आता है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो क्रॉप है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। तो हम उसके लिए क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने सोइल को न्यूट्रल कर दें। अगर सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उसमें कुछ बेसिस को मिला देते हैं। अगर कुछ बहुत ज़्यादा हमारा सोइल बेस हो गया तो उसमें एसिडिक्स मीडियम को मिलाते हैं। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सोइल है वो न्यूट्रल हो जाए। और सोइल को न्यूट्रल कराने के लिए हम किसका मदद लेते हैं,
केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें होती है जिससे फिर क्या होता है, हमारा सप्लाई ऑफ फूड डिमांड इंक्रीज हो जाता है, हमारे अमाउंट ऑफ लैंड में से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ये हो गया कि केमिस्ट्री हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास निकल करके आ जाता है वो आ जाता है प्रिजर्वेटिव्स। अब हम लोग प्रिजर्वेटिव्स, अब क्या होता है, अभी के टाइम पर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, ठीक है, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, है ना। हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जो पैकेज्ड फूड होते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीजें भी खाते होंगे, लेस खाते होंगे, है ना, जेली, जैम्स जो भी कहते हैं, जेली हो गया या फिर जो जैम जो हो गया, ये हम लोग खाते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा और भी जो बहुत तरह की चीजें होती है, ठीक है, जो पैकेज फूड आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फूड हम जो उस पैकेट के अंदर में डाल रहे हैं उसको क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो लंबे समय तक चले। अब ऐसा नहीं होता है कि आज किसी एक फैक्ट्री है, क्या है, कोई एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री ने क्या किया, आज कुछ 100 पैकेट्स या फिर इसको मान लिया कुछ 10,000 पैकेट्स को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो ये 10,000 पैकेट जो है, अब ये फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से बनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद होलसेलर में जाएगा, होलसेलर से रिटेलर में जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर में जाएगा, यही प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस क्या होता है, एक टाइम पीरियड गुजरता है ना, एक वक्त गुजरता है, कुछ वक्त कुछ दिन गुजर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के टाइम पर ये फूड क्या कर जाए, ये फूड खराब ना हो जाए, फूड क्या ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर में प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसके जो लाइफ स्पैन है, हमारा जो फूड है उसका जो लाइफ स्पैन है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, है ना। इंक्रीज कर देंगे तो वो फूड हम ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी हमारा इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा जो आप ये सारी चीजें खाते हैं, लेज वगैरह खाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, लेज में हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो फूड है, जो अंदर का जो फूड है, जो फैट्स है जिनमें, वो रैंसिडिटी ना हो जाए, उनका रैंसिडिटी का रिएक्शन ना हो जाए, जिससे फूड क्या कर जाएगा, लेज वगैरह क्या कर जाएगा, आपका स्पॉइल कर जाएगा, खाने के लिए उसकी टेस्ट अच्छी नहीं रहेगी, वो स्मेल करने लगेगा, है ना, जिसको रैंसिडिटी कहते हैं बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग। तो ये अलग अलग कुछ चीजें होती है जिससे क्या करते हैं, हम अपने फूड का प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद फिर इसी में और आ जाता है सैनिटेशन, थर्ड, है ना। और केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो जाता है, तो और केमिस्ट्री हमारे लिए हेल्पफुल है सैनिटेशन, sanitation and healthcare। और केमिस्ट्री हमारे कहाँ पे इस्तेमाल हो जा रहा है, सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैक्टर्स में इस्तेमाल हो जा रहा है। सैनिटेशन जैसे कि हम लोग बहुत तरह की चीजें यूज करते हैं, हम सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा सैनिटाइजर्स है उसके अंदर में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आए दिन हमने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे कि आप लोग को याद भी होगा, अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-3 साल पहले कोविड का कितना ये चला हुआ था, तो हर लोगों ने उस टाइम पर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया ही होगा, है ना। तो वो जो सैनिटाइजर्स हम इस्तेमाल किए उस टाइम पे, या उसके अलावा और भी जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हैंड वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे किसी भी चीज़ का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को बेसिकली क्लीन रख रहे हैं, आप अपने हाथ को साफ कर रहे हैं, आप अपने बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सैनिटेशन के लिए आप ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, केमिस्ट्री से बनाए हुए केमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं, है ना। किससे बनते हैं, केमिस्ट्री के इस्तेमाल से किए बनाए जाने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर सैनिटाइजर्स का ही बात कर ले तो इसके अंदर में हमारा क्या है, प्रोप टू ऑल होता है ना। तो इस तरीके से इस्तेमाल हो गया। या फिर और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि हमने बताया हैंड वॉश वगैरह, इन सभी चीजों में ऐसे ही केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी हम लोग के पास केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है ना। हेल्थ केयर में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर में क्या हो गया, तो हेल्थ केयर के हम अंदर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि AZT हो गया। AZT हमारा एक कंपाउंड है ना, एजिडो
थाइमेडीन। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है जो इसको आप देख रहे हैं, ये एड्स के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है, एड्स के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो क्या हो गया, हेल्थ केयर फैक्टर्स में काम आ गए। हेल्थ केयर फैक्टर्स में हमारा एक प्रोडक्ट क्या आ रहा है, काम आ रहा है। इसके अलावा और भी हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हेल्थ केयर में काम आते हैं, जैसे कि सिस्प्लैटिन एंड टैक्सल। ठीक है, सिस्प्लैटिन और कौन हो गया, टैक्सल हो गया। सिस्प्लैटिन और टैक्सल जो है ये हमारा कहाँ इस्तेमाल आ जा रहा है, ये हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको देखते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो तीसरा क्या था, तीसरा था कि सैनिटेशन में और हेल्थ केयर फैक्टर में केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, सैनिटाइजर्स में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन अगर मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे मेडिसिन के ऊपर में, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि वो कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स के बनाए हुए, कुछ प्रोडक्ट्स उस पर कुछ नाम लिखे हुए होते हैं कि जैसे कि कुछ बेंजोइट होगा। ठीक है, अगर आप एंटासिड, आपको बहुत ज्यादा पेट में एसिडिटी हो रहा है तो आप एंटासिड लेने जाते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको आपको अगर कोई बीमारी है, जैसे कि अनीमिया है, तो अनीमिया है तो वहाँ पे आपको ब्लड का बहुत ज़्यादा, आपके बॉडी के अंदर में ब्लड का लो लेवल है, तो वैसे केसेस में आपको क्या मिलता है, आपको एक दवाई मिलती है जिसमें बेसिकली आयरन होता है ना। तो वो भी क्या है, वो भी आपका केमिस्ट्री से रिलेट कर गया। तो आपके हेल्थ केयर में भी केमिस्ट्री क्या करता है, बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, इसके बाद फिर और केमिस्ट्री कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, तो इसके अलावा और केमिस्ट्री का जो इस्तेमाल हो जाता है वो हमारा सेविंग द एनवायरनमेंट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। और हम लोग केमिस्ट्री को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट नंबर 4 हम लोग केमिस्ट्री का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में फोर्थ में हम लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्थ में हम लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या हो गया, कोई दिक्कत, फोर्थ में हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सेविंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेव करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा कि पहले के टाइम पे हम लोग एक गैस का इस्तेमाल किया करते थे, है ना, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर में, है ना, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर में, एसी के अंदर में हम लोग एक गैस का इस्तेमाल किया करते थे। वो गैस का नाम क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरो फ्लूरो कार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कुछ CFCS भी लिखते थे, है ना। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस था जिसका इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, ये गैस क्या करता था, ये गैस आपके ओजोन लेयर को हार्म करता था, O3 को, है ना। O3 क्या हो गया, O3 का मतलब हो गया ओजोन लेयर। ठीक है, O3 का मतलब क्या हो गया, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को क्या करता था, नुकसान पहुंचाता था, हार्म करता था, या फिर आप कह ले ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओजोन लेयर के डिप्लीशन में क्या करता था, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, तो ये गैस को फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस गैस को क्या किया, फिर हमने इस गैस को क्या कर लिया, हमने इस गैस को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस गैस को रिप्लेस कर दिया।
किससे रिप्लेस किया, तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स है, उससे हमने इस गैस को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। जिससे अब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इसका जो यूज है वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया इसका इस्तेमाल। तो इसके वजह से क्या हुआ, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, सेव हो गया, है ना। जब हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल कम कर दिए तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट सेव हो रहा है, ठीक है। तो इन ये कुछ अलग अलग चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें आ गई एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग पढ़ा केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले क्या आ गया, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है फूड सप्लाई करने में, है ना, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे क्रॉप को प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो पैकेज्ड होते हैं, फूड पैकेज्ड फूड आते हैं मार्केट में, तो उनके लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि वो जल्द से जल्द खराब ना हो जाए, उसका थोड़ा लाइफ स्पैन बढ़ जाए, उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक प्रिजर्वेटिव हो गया जिसका नाम हम लिख रहे हैं सोडियम बेंजोएट। बाकी इसके बारे में आप लोग क्लास, कौन से क्लास में पढ़ोगे, आप शायद से क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल। जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पर आपने ये भी पढ़ा था कि फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा था। उस फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पर आपने ये भी पढ़ा था कि केमिकल मेथड्स होते हैं, उस केमिकल मेथड के टाइम पे आपने सोडियम बेंजोएट पढ़ा था, सोडियम मेटाबाइसल्फेट पढ़ा था। ये सारी चीजें कुछ आपने केमिकल्स कंपाउंड्स के नाम याद किए होंगे जो क्या करते थे, फूड के प्रिजर्वेशन में हेल्प करते थे। तो बस वही चीज हो रहा है, फूड का प्रिजर्वेशन करने के लिए भी हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ना, वही है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद फिर आ गया हमारा सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर, है ना। सैनिटेशन, जो भी सैनिटाइजर्स है या फिर जो भी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर वॉशिंग अवर, फॉर क्लीनिंग अवर इन्वायरमेंट और क्लीनिंग अवर बॉडी, है ना। हैंड वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाथों को जर्म्स से फ्री करने के लिए, हम सोप्स इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी को जर्म फ्री करने के लिए, और क्या हो गया, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हो गई इनके अंदर में हम केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। या फिर हेल्थ केयर के बारे में बात कर ले तो हेल्थ केयर में भी हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एजेटी हो गया, एजेटी हो गया, एजेडो थायोमिडीन, जो हमारे एड्स में काम आ जाता है, हमारा सिस्प्लाटिनोटैक्सेल हो गया जो हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आ जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए जो हमारे इस्तेमाल में आ जाते हैं हेल्थ केयर के केस में। फिर क्या है, सेविंग द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं, कैसे, बाय रिप्लेसिंग हार्मफुल गैसेस विद देयर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो और देखते हैं, जो इतना कुछ देख ही लिया है, कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, AZT इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, है ना। AZT किस चीज के ट्रीटमेंट में काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, एड्स के ट्रीटमेंट में काम आता है, हेडेक में यानी कि सर दर्द उसमें काम आता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, है ना। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। और दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रिजर्वेटिव, इनमें से केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन है, ऐसा कौन है जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, यूरिया है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया है क्वेश्चन में, है ना। केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर होगा, है ना। प्रिजर्वेटिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फर्टिलाइजर होगा, केमिकल फर्टिलाइजर होगा। तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर, इनमें से केमिकल फर्टिलाइजर कौन है, इनमें से केमिकल फर्टिलाइजर कौन है। तो यूरिया है, हाँ बिल्कुल सही, यूरिया है। सोडियम नाइट्रेट है, हाँ है। अमोनियम सल्फेट है, हाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। तीनों के तीनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और फिर थोड़ा आगे बढ़े,
फिर हमारा अगला टॉपिक है मैटर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है मैटर। तो मैटर के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या हो जाता है? मैटर एनीथिंग which occupies space and have mass is called मैटर। ठीक है, तो और जानते हैं मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज, ठीक है, जिसमें क्या हो? कुछ मास हो। अच्छा, मास है मतलब क्या हो गया? और जरा इसको देख ले, विच हैव मास। मास है कहने का मतलब है कि ये कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा, है ना। इससे पहले ही हम लोग पढ़े हैं मास और वेट के बीच में डिफरेंस, है ना। मास में और वेट में कंफ्यूज नहीं होना है। वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल, अर्थ किसी चीज को अपने तरफ कितना तेजी से खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है, अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, वो वेट होता है। कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से बने हुए है वो मास होता है। तो यहाँ पर मास है, ठीक है। तो मास है तो मास क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है ना, ये रिमोट है। तो ये रिमोट है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एज्यूम करो ये कोई टेबल होता, जैसे कि मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, जैसे क्या है मेरे पास ये कॉपी है। इस कॉपी के ऊपर में हमने क्या किया? यहाँ पे रिमोट को रखा है, ठीक है। अगर हम इस रिमोट को यहाँ पे रखा है तो सेम प्लेस पर बिना इसको हटाए हुए उसी जगह पे किसी दूसरे चीज को रख सकते हैं, दिख रहा है ना। सेम चीज पे किसी दूसरे चीज को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। विच मीन्स इसने क्या कर लिया? इसने यहाँ पर इस कॉपी के ऊपर में कुछ जगह को घेर लिया है, कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज जो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर ले और वो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ हो, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो मैटर हो जाएगा, है ना। लड़ाई झगड़ा वाला मैटर नहीं है, पढ़ने वाला मैटर है, ठीक है। होता है ना कि दोस्त कभी कॉल करके बोल रहा है कि मैटर हो गया है जल्दी से आ जाओ, तो वैसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। वैसा कोई मैटर में, वैसे वाले मैटर में वॉल्यूम नहीं होता है, वैसे वाले मैटर में मास नहीं होता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो हम लोग मैटर पढ़ेंगे उसके अंदर में वॉल्यूम भी है, उसके अंदर में मास भी है, ठीक है। केमिस्ट्री वाले मैटर को हम लोग को ध्यान में रखना है, उसके अंदर में वॉल्यूम भी है, उसके अंदर में मास भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा मैटर हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करना चाहेंगे, तो अगर आपके पास में टेबल है, आप टेबल पे बैठे हुए हैं, तो वो टेबल क्या है? वो टेबल एक मैटर है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हाथ में मान लेते हैं पेन होगा, तो आपका जो पेन है जो आपके हाथ में है वो क्या है? वो भी मैटर है। अगर आप और ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हाथ में मान लेते हैं कि आपके हाथ में किताबें होगी, तो वो किताब भी क्या है? वो किताब भी मैटर है, ठीक है। इसी तरीके से जितनी चीजें भी आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी चीजें क्या है? मैटर है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया बात? बहुत बढ़िया, है ना। अब थोड़ा सा मैटर को और थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करते हैं, है ना। मैटर को थोड़ा सा डीपली समझने का कोशिश करते हैं, नहीं तो सही में मैटर हो जाएगा, है ना। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आएगा तो मैटर है, ठीक है। तो मैटर जो होता है ये बने हुए होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ये कुछ पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, और ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे बहुत ही छोटे छोटे एटम्स के बने हुए होते हैं। ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे एटम्स के बने हुए हैं, है ना। बहुत ही छोटे छोटे एटम्स के बने हुए हैं। एटम के बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ it is the smallest यूनिट ऑफ मैटर, है ना। ये क्या है? ये मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम क्या हो गया? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो क्या होता है? मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसके बाद
फिर अगर हम लोग और चीज़ें जाननी चाहेंगे, अगर और चीज़ें जानने जानने का मन है तो एटम के बारे में ये भी जान सकते हैं कि एटम और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का बना हुआ है ना। जैसे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है, एटम जो है वो प्रोटॉन्स का बना हुआ है। ओहो, एटम जो है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये सबसे छोटा होता है, लेकिन इससे भी छोटा कुछ होता है, और वो उससे भी जो छोटा है वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इससे भी छोटा कुछ होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। कौन कौन होता है इससे छोटा? तुम्हारा दिमाग नहीं। क्या होता है? क्वार्क होता है ना। क्या होता है? क्वार्क होता है। ठीक है, protons and neutrons are made up of very small particles known as quark. क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत? मैटर समझ में आया होगा, है ना? मैटर क्लियर हो गया होगा। तो मैटर क्लियर हो गया है तो आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जरा नजर डालते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैटर। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैटर। इनमें से कौन जो है वो मैटर नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, और आपके चार ऑप्शन कुछ ऐसे हैं। आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, है ना? दिल, दिमाग, हड्डी या ऑल। ठीक है, क्या हो गया? हार्ट है ये, हार्ट, ब्रेन, बोन। ठीक है, तो बताना क्या है? विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैटर। इनमें से मैटर कौन नहीं है? इनमें से मैटर कौन नहीं है? इनमें से कौन मैटर नहीं है? तो हार्ट मैटर है। क्या हार्ट मैटर है? तो हाँ बिल्कुल है। क्या दिमाग, ब्रेन मैटर है? हाँ है। निकाल करके बाहर रख देंगे। अगर शरीर में से दिल दिमाग निकाल करके क्या करेंगे? बाहर ट्रे पर रख देंगे, तो ट्रे के ऊपर में जगह घेर लेगा, है ना? इसका, और वो कुछ सेल्स के बने हुए हैं, कुछ एटम्स के बने हुए हैं, तो वो क्या है? मैटर है। उसी तरीके से हड्डी भी मैटर है। तो इनमें इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नन, है ना? इनमें से सब मैटर है ना? ऑल ऑफ देम आर मैटर। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन मैटर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैटर ना हो। ठीक है, आओ फिर। एक और क्वेश्चन जरा देख लो। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, विच इज इट टाइप ऑफ मैटर। कौन इनमें से मैटर है? तो तुम्हारे ऑप्शन है पेन, बुक और इमोशन, है ना? और बोथ ए
एंड बी। बी, ठीक है। बताओ जरा इसमें से कौन होगा आंसर, कौन इनमें से मैटर है, कौन इनमें से मैटर है। कौन मैटर है, तो पेन है, बुक है, इमोशन मैटर नहीं है ना। आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि आज आप दुखी है, ठीक है, आज आप दुखी है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप 1 kg दुखी है, आज हम 1 kg दुखी है, ठीक है। या फिर आप किसी को जाकर के ऐसा नहीं बोल सकते कि आज हम 50 kg खुश है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, मास नहीं है ना इमोशन में, इमोशन के अंदर में मास नहीं है, वजन नहीं है, आप कितने खुश है, कितने दुख है, इसका अमाउंट नहीं बताया जा सकता, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, कोई मास नहीं है, और ना ही वो कोई वॉल्यूम घेरता है। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और किसी कारण से आप बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा रूम खुशी से भर जाएगा, ठीक है। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि आज हम इतना खुश है कि मेरा पूरा दिल भर आया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई बात नहीं है, एक्चुअल में ऐसा कोई बात नहीं है। आपके खुश होने से, आपके दुखी होने से, आपके आसपास के वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप खुश हैं और आपका वॉल्यूम, आपके आसपास का वॉल्यूम कुछ ए है, तो आप जब दुखी होंगे या आप खुश कम हो जाएंगे या आप बहुत और ज्यादा खुश हो जाएंगे, तब भी आपके आसपास के रीजन का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। आपके खुश या आपके दुखी होने से आपका आसपास के रीजन में या आपके ही नियर बाई में कोई भी चेंज इन वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज इन वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इमोशंस आर नॉट अ काइंड ऑफ मैटर, इमोशन किसी भी तरीके का क्या नहीं है, मैटर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले जो कहानी है वो है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन किसका, मेरा या आपका, नहीं, मैटर का, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, किसका है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर को फिजिकली, फिजिकली का मतलब क्या हो गया कि देख करके, है ना, देख करके या फिर फिजिकल टच करके हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कैसे कैसे हो जाएगा, पहला, या तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैटर है वो सॉलिड है, या तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैटर है वो क्या है, लिक्विड है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैटर है वो क्या है, गैस है। तो देयर आर 3 फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस, है ना, द थर्ड वन इज गैस, ठीक है। अब सॉलिड है तो सॉलिड के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानना है कुछ खास, ठीक है। सॉलिड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सॉलिड जो हो गया उसके अंदर में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड के अंदर में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि
ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा खराब बना है, ठीक है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, अगर ये हमारा कोई सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण जो सॉलिड होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड है, ठीक है, टर्जिडिटी है इसके अंदर में, ये इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकता है, इसके अंदर में फ्लूइडिटी इसलिए नहीं होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। क्लियर। इसी में फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला कहानी है वो है लिक्विड और गैस, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर में क्या है, लिक्विड के अंदर में हमारे पार्टिकल्स होंगे, छितराए हुए होंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा क्या नहीं होगा, इतना भी ज्यादा नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। इरेगुलर अरेंजमेंट क्या होगा, गैस में भी होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट क्या होगा, गैस में भी होगा। लेकिन लेकिन इसमें जो इसमें क्या है, इसमें हम लोग को इरेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, है ना। क्या देखने के लिए मिलेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। और ये सेम चीज यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, गैस में भी इरेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो इरेगुलर अरेंजमेंट है वो कंपेयर टू लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। और इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण, इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, शेप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। पार्टिकल्स का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, जिसके कारण इनका जो शेप है वो फिक्स्ड भी नहीं होता है। क्लियर। पार्टिकल्स का कोई भी फिक्स्ड शेप, सॉरी, लिक्विड का और गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्लियर। देखो, कुछ लिखना है तो लिख लो, अगर नोट्स इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अगर लिखना भी होगा तो हो पॉज करके लिख लिए होगे। आगे क्या है, फिर है मैटर का, फिर क्या है, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर क्या है, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन। अब मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर में मैटर को दो हिस्सों में बांटेंगे, कौन कौन, पहला प्योर और दूसरा इम्प्योर, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो प्योर होगा या तो फिर वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। प्योर का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो मैटर है वो प्योर हो सकता है, तो प्योर का मतलब क्या हो गया कि वो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होगा, है ना। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, है ना। शुद्ध का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि तुमको शुद्ध हवा लेना है, तो शुद्ध हवा का मतलब क्या हो गया, ताज़ी हवा लोगे, सिर्फ हवा लोगे, ना कि हवा के साथ में पॉल्यूशन लोगे, है ना। अगर मान लो दूध लेना चाहते हो तो उसको बोलते हो ना कि दूध जो है थोड़ा सा शुद्ध दीजिएगा, है ना,
इसका मतलब क्या हो गया, पानी के साथ मिला हुआ दूध नहीं चाहिए, यही होता है ना। बस वही बात है। अगर मैटर के बारे में बोल रहे हैं कि मैटर प्योर है, इसका मतलब है कि इसके जो एटम है या इसके जो पार्टिकल है वो क्या है, एक तरीके के है ना, एक ही तरीके की चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इसने प्योर को फिर हम लोग फर्दर चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, एलिमेंट में कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स में कर सकते हैं। एलिमेंट में कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स में कर सकते हैं। एलिमेंट में कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स में कर सकते हैं। एलिमेंट्स के ही एटम को जब एक साथ कंबाइन कर देंगे तो मॉलिक्यूल हो जाते हैं। यहाँ पे इसको उसके साथ कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे कंपाउंड लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट में और कंपाउंड में हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्योर मैटर्स को, ठीक है। और वही बात रहा इम्प्योर का, तो इम्प्योर में क्या हो गए, एक से ज्यादा होंगे। इम्प्योर में क्या हो गया, इम्प्योर में मोर देन वन टाइप हो गए। इम्प्योर में क्या हो गया, मोर देन वन टाइप हो गए, ठीक है। और फिर इम्प्योर जो है इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो हम लोग इसको बांट लेंगे होमोजीनस में, और दूसरा हम लोग इसको बांट लेंगे हेटेरोजीनस में। अब क्या हो गया, हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गए हैं, है ना। पहले तो हमने केमिकली क्लासिफाई किया प्योर में इम्प्योर में। फिर प्योर में भी देखा कि दो हिस्सा है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। फिर हमने इम्प्योर को देखा, इम्प्योर में भी दो हिस्सा है, कौन कौन, होमोजीनस और हेटेरोजीनस है ना। अब एक एक करके चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो एलिमेंट्स सबसे पहले क्या हो गए, एलिमेंट्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल्स, है ना। एलिमेंट्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम, है ना। ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास सोडियम है, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास सोडियम है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे, सोडियम के होंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर में ये मेरे पास कुछ है जो कौन है, जो सोडियम है। तो इसके अंदर में ये जो सोडियम है ये मैटर है ना, एलिमेंट है। तो ये क्या है, इसके अंदर में एटम होंगे। तो इसके अंदर में जितने भी एटम होंगे वो कैसे होंगे, एक तरीके होके होंगे, कैसे होंगे, सिंगल टाइप के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सोडियम का एक एटम कुछ और है, सोडियम का दूसरा एटम कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। मैटर एटम जो होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। जिसका मतलब क्या हो गया, सोडियम एक प्योर एलिमेंट है ना, प्योर है बेसिकली। सोडियम क्या है, प्योर है, यानी कि सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स, विच मींस जितने भी एलिमेंट तुम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, फॉस्फोरस ले लो, 1 से लेकर के जहां तक भी तुमको एलिमेंट लेना है, जो सभी एलिमेंट लेना है, 118 तक एलिमेंट पढ़े हो ना, होता है ना, तो वहां तक में जिसको भी ले लो उस क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंपाउंड है, तो जैसे कि कंपाउंड हो गया H2O, है ना। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं सिंपल होल रेशियो के नंबर में और प्रोडक्ट बना करके देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है, एक हमारे पास है हाइड्रोजन भाई साहब, दूसरे है हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला और मिल करके कंबाइन करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया, दैट इज H2O, ठीक है। अब अगर हम लोग एक बीकर, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास बीकर है, ये क्या है, बीकर है, ठीक है। तो अगर बीकर के अंदर में हमारे पास पानी है ना, पानी को पानी जैसा बनाया जाए, क्यों?
क्या है, 1 लीटर हमारे पास पानी है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर पानी है, इसमें से अगर हम लोग थोड़ा सा निकाला जी, इतना निकाला, ठीक है, इतना निकाला, ठीक है, 10-10 ग्राम करके निकाल रहे हैं। 1 लीटर पानी के बीकर, एक बीकर में हमारे पास 1 लीटर पानी था, 10-10 ग्राम निकाल करके निकाल रहे हैं। तो हर एक क्या होगा, हर एक में क्या होगा, सेम कंपाउंड होगा। ऐसा नहीं है कि पहला 10 ग्राम निकाले होंगे तो उसमें H2O था, दूसरा वाला में NH4 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले H2O निकल रहा था अब अमोनियम निकलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे। 1 लीटर पानी है तो इसके अंदर में जितना भी हमारे पास कंपाउंड है, जो कंपाउंड है उसमें जो भी चीज़ है वो सारे के सारे क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अंदर में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हमारा प्योर है, ठीक है। अगला क्या था, अगला क्या था, होमोजीनस और हेटेरोजीनस।